नमस्कार दोस्तों, टीम नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है उदेश कुमार और हम एडवांस सीरीज में दोस्तों रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो पढ़ रहे हैं। अब हमारी सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम की ऐसे मान लो कि 1 या 2 क्लास हो रह रही है, इसके बाद में उसमें हम हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक हमने एडवांस सीरीज के अंदर क्या क्या पढ़ा है दोस्तों, हमने ओबीजी जो सब्जेक्ट है वो पूरा पढ़ लिया है, एंडोक्राइन पढ़ लिया है, नर्वस पढ़ा है, मस्कुलोस्केलेटल पढ़ा है, आई ईयर जीआई ट्रैक्ट, न्यूट्रिशन, रीनल सिस्टम और इंटीग्यूमेटरी जो सिस्टम है बिल्कुल सिस्टेमिक वे में पढ़ा है हमने। और हमारी कुछ बहुत ज़्यादा क्लासेज भी नहीं हुई दोस्तों, हमारी सिर्फ अभी 76 की क्लास हुई है, आज 77th हमारी क्लास है और रेस्पिरेटरी सिस्टम की आज हमारी ये 7वीं क्लास है। और इतनी क्लासेस के अंदर ही हमने दोस्तों इतने सारे जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ा है, उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो भी मैंने आपको करवाए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों हमने इसके अंदर पढ़ी हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज की हमारी क्लास में हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो है, ए क्लाइंट हु इज टू बी एडमिटेड फॉर माइनर सर्जरी हैज ए चेस्ट रेडियोग्राफ। दोस्तों एक क्लाइंट है, उसकी वैसे ही कोई भी माइनर सर्जरी हो रही थी, उसके लिए उस क्लाइंट को क्या किया गया था दोस्तों, एडमिट किया गया था। तो उसको एक्सरे करवाया गया, ठीक है, चेस्ट रेडियोग्राफ मतलब एक्सरे करवाया गया एज पार्ट ऑफ द प्री सर्जिकल फिजिकल, मतलब सर्जरी से पहले जैसे प्री एनेस्थेटिक जो चेकअप है ना दोस्तों, पीएसी किया जाता है सर्जरी से पहले, उसके अंदर ये सारी चीजें करवाई जाती हैं, जैसे सारे ब्लड टेस्ट हो गए, ठीक है, सीबीसी हो गया, एलएफटी हो गया, केएफटी हो गया, इसके अलावा जो वायरल जो मार्कर है वो करवाया जाता है, ब्लड ग्रुपिंग है वो करवाया जाता है दोस्तों, इसके अलावा ईसीजी करवाया जाता है, एक्सरे करवाया जाता है। तो ये सब टेस्ट करवाए जाते हैं, सिर्फ उसमें भाई वो जो सर्जरी है उसके लिए कोई भी पेशेंट वो फिट है या नहीं है, तो ये देखने के लिए दोस्तों ये करवाया जाता है। तो द नर्स इज नोटिफाइड, नर्स को बताया गया कि दैट रेडियोग्राफ रिवील्स दैट द क्लाइंट हैज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। लो अब पता लगा, क्या पता लगा कि भाई जिस क्लाइंट को आप सर्जरी करने वाले थे उसको तो टीबी है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है। तो व्हाट एविडेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज प्रोवाइडेड बाय द रेडियोग्राफ। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से जो रेडियोग्राफ जो है दोस्तों, जो चेस्ट जो एक्सरे है वो क्या चीज बताएगा? पहला दे रखा है कि सेंसिटाइज्ड टी सेल के बारे में बताएगा, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई के बारे में बताएगा, कैविटीज कोज्ड बाय जो सीजेशन है वो बताएगा, या माइक्रोस्कोपिक जो प्राइमरी जो इन्फेक्शन है दोस्तों उसके बारे में बताएगा। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज है दोस्तों जो हमें ट्यूबरक्लोसिस के अंदर एक्सरे में देखने को मिलती है? ठीक है, तो इसका ये एक्सरे है दोस्तों, इसके एक्सरे के अंदर ये कुछ छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होंगी आपको, ये व्हाइट कलर की, ठीक है, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, थोड़ा सा जूम करता हूँ अगर थोड़ा सा साफ दिखे तो। देखो ये एक्सरे है, यहाँ पर आप कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रही होंगी, ये व्हाइट कलर की, यहाँ पे ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये दिखाई देती हैं। और भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इस जो क्वेश्चन में बात किया हुआ है मेन इस चेंज के बारे में बात किया हुआ है। तो क्या होता है दोस्तों, उसको समझने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि क्या होता है। जैसे कि आपको सबको पता है कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है दैट इज कोज्ड बाय ए ग्राम पॉजिटिव एसिड फास्ट बैक्टीरिया, ये जील नेल्सन पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक एसिड सीक्रेट करता है, इसका नाम माइकोलिक एसिड है, इसलिए इसको हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई या ट्यूबरक्लोसिस भी बोल देते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है दोस्तों ध्यान रखना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसके अलावा एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, जिसे हम जील नेल्सन स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं, जेड एन स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं, जील नेल्सन स्टेनिंग के नाम से भी हम जानते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या होगा दोस्तों, जैसे कोई भी पर्सन है, मान लो वो इनहेल करेगा, तो इनहेलेशन के कारण उस पर्सन के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो क्या करेगा, मान लो एंटर करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करेगा। इस एक्सरे को समझाने के लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि कैसे काम करता है ये। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जैसे मान लो कि चला गया किसमें, लंग्स के अंदर, क्योंकि एक एरोबिक बैक्टीरिया है, इसको खुद को भी किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जैसे ये लंग्स के अंदर गया, तो लंग्स के अंदर जाने के बाद में दोस्तों क्या होगा कि बॉडी है ना, बॉडी के अंदर बॉडी की सेल इमीडिएट जो इम्यूनिटी है वो स्टार्ट करेगी, बॉडी उसको खत्म करने की कोशिश करेगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो बॉडी उसको खत्म करना चाहेगी। तो बॉडी स्टार्ट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब बॉडी जब सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है दोस्तों वो स्टार्ट करेगी, तो वो क्या करेगी, जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको उस वे में समझाऊंगा। जैसे ये लंग्स है दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या इस जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसके चारों तरफ मैं ये पूरा एरिया ले रहा हूँ, मान लो कि ये एरिया है, ठीक है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है, लंग्स के अंदर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसके चारों तरफ क्या होगी दोस्तों, जो सेल्स हैं वो इसके चारों तरफ क्या होंगी, इकट्ठा हो जाएंगे इस प्रकार से, इसको खत्म करने के लिए।
ठीक है। इसको खत्म करने के लिए सेल्स जो है दोस्तों इस प्रकार से क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद में क्या करती है ये सेल, ये जो इसके अंदर के जो स्ट्रक्चर है, अब इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए एक्चुअली में वहां पर पाए जाने वाले जो लंग्स जो है ना दोस्तों, लंग्स के जो टिश्यूज है ना उनको भी क्या करने लग जाते हैं, डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। ठीक है, तो ये जो लंग्स के जो टिश्यूज है ना दोस्तों, इनका क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है और ये चीज लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। इसको हम बोलते हैं कैसियस नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं इसे हम, कैसियस नेक्रोसिस या फिर चीज लाइक नेक्रोसिस, चीज लाइक नेक्रोसिस। अब मैं समझाता हूं कैसे। देखो मान लो यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, चारों तरफ से बॉडी की जो सेल्स है उन्होंने कोशिश की इसको खत्म करने के लिए, तो यहाँ के अंदर वाले जो ये टिश्यूज जो है ना दोस्तों वो भी क्या होने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं। और वो खत्म होते होते ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे चीज जो होता है ना, चीज की जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं भाई, टिश्यूज खत्म हो रहे हैं तो कैसियस नेक्रोसिस या फिर चीज लाइक नेक्रोसिस के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हम गोन फोकस बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को मेडिकल जो भाषा है दोस्तों, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, गोन फोकस कहलाती है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज गोन फोकस। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, गोन फोकस के नाम से हम इसे जानते हैं। अब थोड़े दिनों बाद इस गोन फोकस में क्या होगा कि गोन जो फोकस है इसके अंदर लिम्फ जो है वो भी क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। लिम्फ या लिम्फ नोड्स क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तब इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानेंगे, क्योंकि वो भी इसको खत्म करने की कोशिश करेगा, तब इसे हम गोन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, गोन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। कुछ समय के बाद इन गोन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा, कैल्सिफिकेशन होगा एंड स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा। फाइब्रोसिस होगा, कैल्सिफिकेशन होगा एंड स्कार फॉर्मेशन होगा। और इसे हम दोस्तों एक्सरे में क्या हो सकते हैं, देख सकते हैं। इसे हम एक्सरे में क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपको एक्सरे दिखाई दे रहा है, जैसे एक्सरे के अंदर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मान लो कि एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आया होगा, ठीक है, आने के बाद बॉडी की जो सेल्स है दोस्तों, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आया होगा तो बॉडी की जो सेल्स है इसने चारों तरफ से इसको क्या किया होगा, कवर किया होगा। कवर करने के बाद अंदर के जो टिश्यूज है दोस्तों उनको क्या किया होगा, खत्म किया होगा। खत्म करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर इसका कैल्सिफिकेशन हुआ होगा, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों, ये स्ट्रक्चर्स जो है वो एक्सरे में भी दिखाई देने लग जाती हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम किस नाम से जानते हैं, गोन फोकस कहलाएगी। सिंपल स्ट्रक्चर जब उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, चीज लाइक नेक्रोसिस, अगर लिम्फ नोड मिल जाते हैं उसके अंदर या लिम्फ जुड़ जाता है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, गोन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम किसके अंदर देख सकते हैं दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को हम एक्सरे में देख सकते हैं। तो इसे हम कैसियस नेक्रोसिस भी बोलते हैं या फिर इसे हम चीज लाइक नेक्रोसिस बोलते हैं। जैसे जो चीज है ना वैसे कलर के हो जाते हैं, अंदर के जो टिश्यूज हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी हो जाती है, जैसे चीज होता है ना वैसी प्रॉपर्टी हो जाती है, इसलिए इसे हम कैसियस नेक्रोसिस या फिर चीज लाइक नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने बस यही पूछा है दोस्तों कि भाई इस स्ट्रक्चर में ये जो एक्सरे करवाया है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। जब आप ट्यूबरक्लोसिस का एक्सरे देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यही पूछा है। पहला जो ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, सेंसिटाइज्ड टी सेल। ध्यान रखना सेंसिटाइज्ड जो टी सेल जो है दोस्तों ये दिखाई देती है किसमें, ट्यूबरकुलिन टेस्ट में। अगले क्वेश्चन में मैं आपको ये समझाऊंगा। या फिर पीपीडी टेस्ट लिखा हुआ प्योर प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट है वो, या फिर मोन टेस्ट लिखा हुआ मोन टेस्ट। इनके अंदर दोस्तों ध्यान रखना हमेशा ये किस चीज के लिए होता है, सेंसिटाइज्ड टी सेल के लिए होता है। कि वहां पर हम क्या करते हैं, जो ट्यूबरकुलिन या फिर ऐसे कहें हम कि एंटीजन को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहां पर जो टी सेल्स जो होती है दोस्तों वो सेंसिटाइज्ड हो जाती है, उस जगह पर क्या बन जाता है, इंड्यूरेशन बन जाता है। अभी आगे हम बात भी करेंगे अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट दे रखा दोस्तों, तो ये इसके द्वारा एक्सरे के द्वारा तो ये सेंसिटिव टी सेल दिखेंगे नहीं कि भाई एक्सरे में दिख रही है, तो ये भी गलत है। सेकंड क्या दे रखा दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई, कि जो एसिड फास्ट बेसिलाई है ना दोस्तों उसकी प्रेजेंस। इसके लिए हमेशा दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, कल्चर करना पड़ेगा। जैसे कि स्पुटम कल्चर, आप स्पुटम कल्चर जब करोगे ना तो स्पुटम कल्चर के द्वारा आपको ये प्रेजेंस हो सकती है एसिड फास्ट बेसिलाई की। वैसे आपको कभी भी एसिड फास्ट बेसिलाई जो है दोस्तों वो एक्सरे के अंदर दिखाई नहीं देगा कि भाई बैक्टीरिया उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, आप ये सोचो, तो ये भी बिल्कुल क्या है, गलत है। फोर्थ जो है दोस्तों, माइक्रोस्कोपिक प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी मतलब पहली बार इन्फेक्शन किसी भी पर्सन के अंदर हो रहा है, जो भी बहुत कम अमाउंट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दोस्तों वो कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इतनी कम अमाउंट के अंदर जब होते हैं तो वो कभी भी एक्सरे के अंदर सीन नहीं हो सकते। तो ये तो एक्सरे में देखा ही नहीं जा सकता, कैन नॉट बी सीन इन एक्सरे, बाय एक्सरे या इन एक्सरे। तो इसका जो राइट जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या होगा कि एक्चुअली में वहां पर उनको नेक्रोसिस करने के लिए कैसियस नेक्रोसिस या कैसेशन होगा था, मतलब कि चीज लाइक नेक्रोसिस होती है। तो बीच के अंदर जो टिश्यूज जहां पर नेक्रोसिस होगी दोस्तों वहां पर क्या बन जाएगी, कैविटी बन जाती है। वहां पर क्या बन जाती है,
कैविटी बन जाती है, और ये जो कैविटीज जो है दोस्तों ये एक्सरे के अंदर क्या होती हैं, दिखाई देती है। ये कैविटीज इन एक्सरे के अंदर क्या होती है दोस्तों, दिखाई देती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा कि एक्सरे के अंदर कैविटीज दिखाई देती हैं, जो कि किसके द्वारा होती है दोस्तों, चीज लाइक नेक्रोसिस या कैसियस नेक्रोसिस। उस कैसियस नेक्रोसिस को एक टर्म में अगर आपको लिखना हो तो कैसिएशन लिख सकते हो आप। एक टर्म में क्या लिख सकते हो आप, उसको कैसिएशन लिख सकते हो। चीज लाइक नेक्रोसिस का मतलब ये है कि जैसे चीज की जैसे प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो पनीर है, पनीर कैसा दिखाई देता है ऐसा, तो ऐसे चीज जैसा दिखाई देता है, तो चीज का जैसा दिखाई देने लग जाते हैं वो टिश्यूज। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कैसियस नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। चलो इसको लिखो, इसको मैं लिखा देता हूं आपको, ठीक है। मैं कुछ दिनों में आपके हैंड्रेड इंपोर्टेंट जो टॉपिक है उसमें एक क्लास लेके आऊंगा ट्यूबरकुलोसिस की, उसमें बहुत डिटेल में एक चीज समझाऊंगा आपको। ट्यूबरकुलोसिस बहुत बड़ी डिजीज है, उसमें कम से कम 2.5 से 3 घंटे चाहिए पूरे, है ना। तो लिखते हैं, लिखो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के एक्सरे में, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के एक्सरे में कैविटीज कोज्ड बाई कैसिएशन, या ब्रैकेट में लिख लेना चीज लाइक नेक्रोसिस, चीज लाइक नेक्रोसिस दिखाई देती है, या इसको हम कैसियस नेक्रोसिस भी बोलते हैं, कैसियस नेक्रोसिस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको पहले क्या चीज करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए। तो देखते हैं, ए ओल्डर क्लाइंट या ओल्डर एडल्ट, एक ओल्डर एडल्ट है दोस्तों, हु अल्टरनेटिवली लिव्स इन ए होमलेस शेल्टर एंड ऑन द स्ट्रीट। कभी वो होमलेस शेल्टर के अंदर रहने लग जाते हैं, जो जिनके पास घर नहीं है उन लोगों के पास, जो जिनके पास घर नहीं होते ना, वो एक जैसे वृद्धाश्रम होता है, तो ऐसी जगह होती है जिन्हें हम किस नाम जानते हैं, होमलेस शेल्टर के नाम से जानते हैं। या फिर कई बार वो स्ट्रीट पे रहने लग जाता है। यहाँ पर ये चीज क्यों बताई गई है, क्योंकि ये जो पुअर इकोनॉमिक जो स्टेटस है, माल न्यूट्रिशन है, ये सब क्या है दोस्तों, रिस्क फैक्टर है ट्यूबरकुलोसिस के, इसलिए इन लोगों ने ये इंक्लूड किया होगा। आई थिंक इज ब्रोट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो इस ओल्डर एडल्ट को, जो बेचारा खुद का जिसके पास घर नहीं है, कभी कहीं जगह पे, कभी गलियों में रहता है, कभी शेल्टर में रहता है, उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया। उसके दोस्त उसको लेके आए। द क्लाइंट हैज ए फीवर, क्लाइंट को दोस्तों फीवर है, नाइट स्वेट है, एंड एक ब्लड टिंक्ड प्रोडक्टिव कफ आ रहा है उसको, ठीक है। तो जिस क्लाइंट को लेके आए हैं दोस्तों, उसको देखा कि भाई फीवर आ रहा है, नाइट स्वेट हो रहा है, इसके अलावा ब्लड टिंक्ड प्रोडक्टिव क्या है, कफ है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर सस्पेक्ट दैट द क्लाइंट हैज ट्यूबरकुलोसिस। मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है दोस्तों, डॉक्टर, उसको लगता है कि इस पेशेंट को क्या होगा, टीबी होगा। हेल्थ केयर प्रोवाइडर सस्पेक्ट करता है कि क्लाइंट जो है दोस्तों उसको ट्यूबरकुलोसिस है, एंड ऑर्डर्स ए, अभी वो कई चीजें ऑर्डर कर देता है, वो लिख देता है अपनी लिस्ट में, पीपीडी करो इसका, चेस्ट एक्सरे करो इसका, स्पूटम कल्चर करो इसका, ठीक है, और 5 चीजें लिख देता है वो। तो आपको अब इन 5 चीजों को आपको अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लिखना है कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। आपको भाई सबसे पहले स्पूटम का टेस्ट लोगे, या फिर एयरबोर्न प्रिकॉशन लोगे, या एक्सरे करवाओगे उस पेशेंट का, या जो हेल्थ जो डिपार्टमेंट उसको नोटिफाई करोगे, या फिर आप उसका पीपीडी करोगे। तो आपको इसको सीक्वेंस में बताने के बाद सबसे पहले मैं ये करूंगा सर, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा। तो आपको 5 सीक्वेंस बताने हैं। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहली चीज मैं दोस्तों आपको इसके अंदर पढ़ाऊंगा ना, वो पहली चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिम्टम्स, क्योंकि इसमें सिम्टम्स दे रखे हैं, तो सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी जो चीज है दोस्तों, इसके बारे में मैं बात कर लूंगा, जैसे पीपीडी दे रखा है तो पीपीडी की बात कर लेंगे, थोड़ा बहुत हम किसके बारे में बात करेंगे, स्पूटम जो कल्चर है उसके बारे में इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। तो पहली चीज पढ़ते हैं हम सिम्टम्स के बारे में, कि क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स के अंदर सबसे पहला सिम्टम याद रखना दोस्तों, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया याद रखोगे तो उसका आपको फायदा मिलेगा। क्या एनोरेक्सिया होगा तो मतलब कुछ खा नहीं रहा, लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, लिथार्जी देखने को मिलेगा। तो दूसरा सिम्टम आपके सामने निकल के आ गया, लिथार्जी। तीसरा सिम्टम दोस्तों आपको क्या होगा कि ऐसे क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलेगी, वीकनेस देखने को मिलेगी। तो तीसरा सिम्टम निकल के आ गया आपके सामने, वीकनेस। और चौथा दोस्तों खा नहीं रहा कोई भी क्लाइंट, तो उसका धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, वेट लॉस होगा। तो आप ये भी याद रख सकते हो, इससे वेट लॉस भी हो जाता है।
तो याद रखने के लिए आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो कि पहले एनोरेक्सिया कर लो और फिर इसको 3 भागों में ऐसे बांट लो, ठीक है। फिर इसके बाद में 3 को एक साथ याद रखना, 4 हो गए। 5वां जो सिम्टम है दोस्तों वो फीवर से रिलेटेड है, तो एक तो फीवर याद रख लो, फीवर होगा, चिल्स याद रख लो भाई, सर्दी भी लगती है तो ऐसे करते सर्दी देकर बुखार आना, वो वाला सिस्टम। जैसे फीवर है, चिल्स है, सर्दी लगती है, फीवर है। इसके अलावा दोस्तों पसीने भी आ रहे हैं, लो भाई नाइट स्वेटिंग। तो ये चीजें एक साथ याद रखोगे ना तो जल्दी याद हो जाएंगी, अच्छे से आपको याद जल्दी हो जाएंगी। तो 5वां, 6वां और 7वां इन तीनों को एक साथ याद रखना कि भाई बुखार है, ठंड है और ठंड लगकर बुखार है, ऐसे याद रखने के लिए फीवर है, चिल्स है और नाइट स्वेटिंग है, ठीक है, ये देखने को मिलता है। तो ये हो गए। इसके बाद में 2-3 को अलग याद रख लो, जैसे दोस्तों कफिंग है, कफ है पेशेंट को, तो इसको आप थोड़ा सा अलग याद रख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों उसका जैसे चेस्ट में प्रेशर या डल पेन फील होता है, चेस्ट प्रेशर या फिर डल चेस्ट पेन। आगे क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उन्होंने इसमें चेस्ट पेन को माना नहीं है लेकिन एक्चुअली में चेस्ट पेन भी हो सकता है क्लाइंट को ना, मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या उसका रीजन दिया था। एक क्वेश्चन आएगा उसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछी है लेकिन उसमें चेस्ट पेन को उन्होंने नहीं माना, मैं बताऊंगा उन्होंने क्यों नहीं माना था, रीजन ये है। लेकिन एक्चुअली में चेस्ट पेन देखने को इसमें मिलता है। तो ये सब क्या है दोस्तों, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, बस इतने याद कर लो बहुत है आपके, ठीक है। तो एनोरेक्सिया से याद रखना, लिथार्जी हो गया, वीकनेस हो गया, वेट लॉस हो गया, इधर फीवर हो गया, चिल्स हो गया, नाइट स्वेटिंग हो गई, कफ हो गया और चेस्ट प्रेशर या डल चेस्ट पेन हो गया। तो दीज आर द। इसके अलावा एक लास्ट, सॉरी एक और लिखो इंपोर्टेंट, ब्लड टिंग्ड स्पूटम, ब्लड टिंग्ड स्पूटम। जो स्पूटम आता है दोस्तों उसके अंदर क्या आता है, ब्लड आता है। अगर ऑप्शन में ये नहीं आएगा तो हीमोप्टाइसिस लिखा हुआ आएगा, फिर अगर ये नहीं लिखा होता तो क्या लिखा होगा, हीमोप्टाइसिस। बस ये लिख लो, 10 बहुत है आपके, ठीक है। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। अब हमारे सामने वो आया, देखो इसको क्या देखने को मिला, फीवर देखने को मिला, नाइट स्वेटिंग देखने को मिली और ब्लड टिंग्ड कफ देखने को मिलेगा। तो ट्यूबरक्लोसिस की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मुझे लगता है कि आप लोगों को याद हो गए होंगे। इसके बाद दे रखा है दोस्तों, इसमें पीपीडी के बारे में दे रखा है, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। या फिर इसे हम पीपीडी भी बोलते हैं, या इसे हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम मोन्टेक्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली में जो ट्यूबरकुलिन है वो क्या होता है दोस्तों, ट्यूबरकुलिन का मतलब होता है एंटीजन, ट्यूबरक्लोसिस का एंटीजन। अगर मान लो दोस्तों आपकी जो बॉडी है उसके अंदर क्या होती है, मेमोरी सेल्स पाई जाती हैं। एक्चुअली में टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है इस टेस्ट के अंदर। क्वेश्चन अभी मैंने आपको वहां पर बताया भी था, तो क्वेश्चन सीधा आ जाएगा कौन सी इम्यूनिटी का यूज करता है ये, तो टी सेल इम्यूनिटी का यूज करता है ये टेस्ट अपने रिजल्ट के लिए। किसका यूज करता है, टी सेल जो इम्यूनिटी है दोस्तों उसका क्या करता है ये यूज करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये बन गया। ट्यूबरकुलिन एंटीजन है, मान लो आपको पहले से कभी भी ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, ठीक, या फिर ट्यूबरक्लोसिस का कोई पार्टिकल अंदर गया हुआ है, जैसे वैक्सीनेशन के द्वारा जा सकता है, बीसीजी वैक्सीनेशन के थ्रू। तो दोस्तों क्या होगा, आपकी जो बॉडी है अगर दोबारा से जाएगा ना तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड है, उसने मेमोरी सेल्स बना रखी है, ठीक है। तो वहां पर वो क्या करेगी, एक्शन करेगी। तो बस इसमें यही काम करते हैं, तो उस एंटीजन को एंटर कराते हैं जो कि किस फॉर्म में होता है, प्रोटीन की फॉर्म में होता है। जैसे किस नाम जानते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में है क्या, वो ट्यूबरकुलिन है, मतलब एंटीजन है, ठीक है। और इस टेस्ट को किस नाम जानते हैं दोस्तों, मोन्टेक्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो उसको हम क्या करवाते हैं, एंटर करवाते हैं। उसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, उसको एंटर करवा रहे हैं। भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट को मान लो कि एंटर करवाओगे आप, तो बॉडी उस पर रिएक्ट करेगी और उस रिएक्शन को हमें देखना है कि भाई रिएक्शन कर रही है नहीं कर रही, क्या हो रहा है। तो वो चीजें हम क्या करते हैं इसके अंदर दोस्तों, असेस करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम ये जो टेस्ट है दोस्तों किस पे किया जाता है, मेनली लेफ्ट आर्म पे किया जाता है, ठीक है। मेनली किस पे किया जाता है, लेफ्ट आर्म पे। कई बुक्स में आर्म नहीं लिखा हुआ था लेकिन फिर भी आप लेफ्ट आर्म को ज्यादा प्रायोरिटी देना। इसके बाद में इसको आप क्या करोगे दोस्तों, वॉश करोगे किसके साथ, सोप एंड वाटर के साथ। वॉश विद सोप एंड वाटर, सबसे पहले वॉश विद सोप एंड वाटर। सिंपल पानी से कह दो भाई धोके आ जाए, बस कुछ नहीं। करने के बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, हम ट्यूबरकुलिन सीरीज लेंगे, ट्यूबरकुलिन सीरीज विद इंट्राडर्मल नीडल, बिल्कुल जो इंट्राडर्मल जो नीडल आती है उसका यूज करेंगे हम, इंट्राडर्मल नीडल। और फिर उस पेशेंट के इंट्राडर्मली हम क्या इंजेक्ट करेंगे दोस्तों, इंट्रोड्यूस करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, इंट्रोड्यूस पीपीडी,
इंडिया के एक्चुअली में दो प्रकार के पीपीडी आते हैं दोस्तों। एक जो पीपीडी आता है दैट इज पीपीडी RT23 और एक आता है डी है ये ना डी एक आता है PPDS। तो इंडिया के अंदर मेनली दोस्तों ये यूज किया जाता है, दिस वन मोस्ट कॉमनली यूज इंडिया में ये किया जाता है। लगभग 0.1 ml हम देते हैं दोस्तों, कैसे, इंट्राडर्मली, पेशेंट के फोरआर्म में यहाँ पर नीडल लगा के हम उसको क्या करेंगे दोस्तों, इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद में क्या होगा, वहां पर उस जगह पे थोड़ा सा उसी टाइम भी कुछ बनता है, ऐसे नहीं है आप सोच रहे भाई कि सर उस टाइम कुछ बनता है, कि हाँ उस टाइम भी कुछ बनता है, लेकिन वो बड़ा नहीं बनता, क्योंकि यार कोई दवाई अंदर डालो तो थोड़ी सी फूल जाती है। जो भी बच्चा हॉस्पिटल में काम करता है ना, उसने पक्का देखा होगा कि भाई जैसे आप चाहे कुछ भी करो, आप जैसे सेंसिटिविटी चेक करने के लिए कर लो, ठीक है, AST करने के लिए आप करते हो, लेकिन ओकेन के AST चेक करने के लिए करते हो तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, फूल जाता है, उसे हम पैप्यूल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, पैप्यूल के नाम से जानते हैं। उसकी क्या है, छोटी सी साइज क्या होती है, थोड़ी कम होती है, लगभग 5 से 6 mm का क्या बन जाता है दोस्तों, पैप्यूल बन जाता है। इससे कुछ पता नहीं चलता। आप ये मत कहना कि भाई यही रिजल्ट है, रिजल्ट नहीं बता रहा हूं मैं, है ना, कि आपको सर ये क्या बता दिया आप। तो फॉर्मेशन ऑफ 5 to 6 mm पैप्यूल, तो 5 से 6 mm का क्या बन जाता है दोस्तों, उसी टाइम क्या बन जाता है, पैप्यूल बन जाता है। उसके बाद में हम ऑब्जर्व करते हैं उस साइट को हम ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर 48 to 72 आवर्स। उस साइट को 48 से और 72 घंटे के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑब्जर्व करते हैं। उसको ऑब्जर्व करके हमने क्या देखते हैं वहां पे, एक्चुअली में वहां पर दोस्तों थोड़ी सी क्या हो जाती है, रेडनेस एंड थिकनिंग हो जाती है, रेडनेस एंड थिकनिंग हो जाती है वहां पे। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इन ड्यूरेशन के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इन ड्यूरेशन के नाम से जानते हैं। फिर उस इन ड्यूरेशन को हम क्या करते हैं दोस्तों, मेजर करते हैं, नापते हैं कि वो कितना बड़ा इन ड्यूरेशन बन गया है। जैसे वो इन ड्यूरेशन अगर दोस्तों मान लो 10 mm या फिर उससे ज्यादा बनता है, 10 mm और मोर, तो दोस्तों ये शो करता है कि जो टेस्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है, दिस टेस्ट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टेस्ट को शो करता है। लेकिन अगर इन ड्यूरेशन दोस्तों 5 से और 9 mm बनता है ना, तो ये सस्पेक्टेड बताता है, सस्पेक्टेड। और अगर 5 से कम बनता है, लेस देन 5 mm बनता है, तो ये दिखाता है दोस्तों नेगेटिव टेस्ट को। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट। इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर एक क्या दे रखा है दोस्तों, और भी चीजें बताऊंगा मैं आपको। एक दे रखा है दोस्तों इसके अंदर स्पुटम कल्चर। तो पहले स्पुटम कल्चर के लिए हम 3 सैंपल लेते थे, लेकिन आजकल हम स्पुटम कल्चर के कितने सैंपल लेते हैं दोस्तों, 2 सैंपल लेते हैं, 2 सैंपल। सैंपल की जो अमाउंट है वो लगभग कितनी होनी चाहिए, 5 ml होनी चाहिए। एक जो सैंपल है दोस्तों स्पॉट सैंपल बोलते हैं, मतलब जैसे ही पेशेंट आपके पास पहले आया, आते ही आपने सैंपल लिया, ये स्पॉट सैंपल हो गया। और एक जो सैंपल है वो अगले दिन बुलाते हैं, उसको अर्ली मॉर्निंग सैंपल लेते हैं, वो अर्ली मॉर्निंग सैंपल। ठीक है, तो इस प्रकार से स्पुटम कल्चर के 2 सैंपल इसमें लिए जाते हैं, फिर उनको कल्चर के लिए भेजा जाता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं। ऐसे मानते हैं कि अगर मोर देन 10,000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ml है तो वो पॉजिटिव दिखाता है। मोर देन 10,000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हैं, ऑर्गेनिज्म पर ml, तो ये टेस्ट को क्या दिखाता है दोस्तों, पॉजिटिव दिखाता है, पॉजिटिव दिखाता है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में सीक्वेंस पूछ रहा है, भाई सबसे पहले क्या करोगे। देखो भाई, जैसे ही आपके भी हॉस्पिटल में अगर कभी भी पेशेंट आता है ना, सबसे पहले खुद को भी बचाओ। ठीक है, पेशेंट को तो बचाना ही है, लेकिन सबसे पहले खुद को बचाओ। तो खुद को बचाने के लिए दोस्तों सबसे पहला काम क्या करोगे, जैसे आपको पता लगता है कि दिस पेशेंट इज ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्टेड, यू हैव टू टेक एयरबोर्न प्रिकॉशन। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एयरबोर्न प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, एयरबोर्न प्रिकॉशन। ठीक है, एयरबोर्न प्रिकॉशन का मतलब क्या है दोस्तों, आपको N95 मास्क यूज करना पड़ेगा, नेगेटिव प्रेशर का रोम यूज करना पड़ेगा। ये 2 चीजें तो कम से कम याद रखो ही, जिसके अंदर कम से कम 6 एक्सचेंज हो, मतलब हवा का आदान प्रदान कम से कम कितना होना चाहिए, उसमें 6 एक्सचेंज होने चाहिए। N95 मास्क यूज करना है। अब क्वेश्चन ज्यादातर क्या बनता है, पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं और बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, ये 6 एक्सचेंज किस प्रकार से, पर आवर में कितने होते हैं, कैसे होता है, वो मैं आपको सब बताऊंगा कि कितने एक्सचेंज होंगे, वो सब हम एक पूरी क्लास में तक बताऊंगा। एयरबोर्न प्रिकॉशन, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है दोस्तों कि ट्यूबरकुलोसिस के अंदर हम कौन सा प्रिकॉशन लेते हैं।
ट्यूबरक्लोसिस के अंदर हम कौन सा प्रिकॉशन लेते हैं, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो ध्यान रखना कि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर एयरबोर्न प्रिकॉशन लिया जाता है, क्योंकि इनहेलेशन के कारण भी हो सकता है, इसलिए इसके अंदर हम क्या लेते हैं दोस्तों, एयरबोर्न प्रिकॉशन लेते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि और किस किस में लेते हैं, तो एक ध्यान रखना मीजल्स में, मीजल्स के अंदर भी एयरबोर्न प्रिकॉशन लिया जाता है। दूसरा याद रख लेना ट्यूबरक्लोसिस में लिया जाता है, और एक याद रख लेना दोस्तों आपको वेरिसेला जोस्टर में लिया जाता है। तो एमटीवी से याद रख लेना, एमटीवी, ठीक है। एमटीवी के अंदर क्या लिया जाता है, एयरबोर्न प्रिकॉशन लिया जाता है। ठीक है, इससे क्या लिया जाता है, एयरबोर्न प्रिकॉशन लिया जाता है। तो इससे आप इसको क्या रख सकते हो दोस्तों, याद रख सकते हो। जैसे न्यूमोनिया हो गया, ठीक है, और न्यूमोनिया के अंदर कौन सा प्रिकॉशन लेते हैं हम, ड्रॉपलेट। जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गया, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तो इसके अंदर भी कौन सा लेते हैं, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन लेते हैं। दो क्वेश्चन ये भी याद रख लेना कि न्यूमोनिया और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर कौन से प्रिकॉशन लिए जाते हैं आपके, तो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन लिए जाते हैं। कौन से लिए जाते हैं, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन लिए जाते हैं इनके अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला काम है खुद को बचाना। तो सबसे पहला काम जो इसमें हम करेंगे ना दोस्तों, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इंस्टीट्यूट करेंगे क्या, एयरबोर्न प्रिकॉशन। भाई खुद को बचाना है सबसे पहले तो एयरबोर्न प्रिकॉशन, और किसी को भी बचाना है कि आसपास में भी किसी को नहीं हो, रिलेटिव को भी नहीं हो, किसी को भी नहीं हो। ठीक है, यहां तक कि एयरबोर्न प्रिकॉशन में जब हम पेशेंट को ट्रांसफर करते हैं तो पेशेंट के भी हम क्या लगाते हैं, जो सर्जिकल मास्क है दोस्तों, क्या करते हैं हम अप्लाई करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब दोस्तों हमें क्या कोशिश करनी है, हमें ये कोशिश करनी है कि भाई जल्दी से जल्दी हमें कंफर्म हो कोई चीज, कि भाई पता लगे कि हाँ इसको सही, थोड़ा बहुत पता लगे, कैसे पता लगे, लेकिन ये पता लगे कि हमें पेशेंट को क्या है दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, क्योंकि अभी तो उसने सिर्फ सिम्टम देखे, सिम्टम देख के सस्पेक्ट किया, कुछ भी टेस्ट नहीं किया। अब आपको सबसे पहले पता लगाना है, बस यहाँ पर 4 ऑप्शन बचे अब, कि भाई कैसे पता लगाओगे, कि स्पुटम कल्चर करवा लो, पीपीडी करवा लो, या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को नोटिफाई कर दो, या फिर चेस्ट एक्सरे करवा लो। तो 4 ऑप्शन है। तो पहली बात तो इसको तो अभी हम कट करेंगे। भाई हेल्थ केयर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको बताने से तो आपको ट्यूबरक्लोसिस पता नहीं चल जाएगा ना कि ट्यूबरक्लोसिस है। तो 3 चीजों से आप ट्यूबरक्लोसिस पता लगा सकते हो। आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। एक ऑप्शन आ रहा है चेस्ट एक्सरे, एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास क्या, जो स्पुटम स्पेसिमेन लोगे आप, तीसरा जो ऑप्शन आ रहा है वो आप पीपीडी टेस्ट करोगे। तो दोस्तों 3 टेस्ट में आपको सबसे पहला जो रिजल्ट देगा ना उसको सबसे पहले करेंगे, ताकि हमें पता लगे कि भाई पेशेंट की क्या कंडीशन है, इसको ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। तो सबसे पहला जो रिजल्ट इसमें कौन सा देगा, देखो पीपीडी आपने कर दिया, करने से थोड़ी रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट मिलेगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इंतजार करना पड़ेगा, 48 से 72 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा। यहां पर आप कल्चर करवाओगे, कल्चर में भी दोस्तों टाइम लगता है, कल्चर के रिजल्ट में भी क्या लगता है दोस्तों, टाइम लगता है, तो कल्चर से भी नहीं पता लगेगा। लेकिन एक्सरे दोस्तों ऐसी चीज है जिसमें आपको क्या होगा, जैसे ही आप करवाओगे वैसे आपको रिजल्ट उसमें आप पता लग जाएगा। और एक्सरे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कैसियस नेक्रोसिस देखने को आपको मिल सकता है, कैसियस नेक्रोसिस आपको देखने को मिल सकता है, तो वो आपको पता है। तो सबसे पहला, इसके बाद तो पहला काम तो हमने क्या कर दिया, खुद को बचाया, एयरबोर्न प्रिकॉशन लिया। तो पहला काम हमने किया एयरबोर्न प्रिकॉशन का। दूसरा हमने क्या किया दोस्तों, चेस्ट एक्सरे करवा दिया। ठीक है, क्या करवा दिया, चेस्ट एक्सरे। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, ये टेस्ट करेंगे, पीपीडी करते हैं, फिर हम स्पुटम जो कल्चर है उसका सैंपल लेंगे। और अब जब रिपोर्ट आ जाएगी और आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई उसका टेस्ट जो है ना वो पॉजिटिव है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट को नोटिफाई करना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि भाई इतनी पॉजिटिव पेशेंट है हमारे पास, तभी तो पता लगता है कि देश के अंदर कितने ट्यूबरक्लोसिस हैं, कहाँ कितने ट्यूबरक्लोसिस हैं। तो लास्ट का जो काम करोगे ना आप दोस्तों, वो क्या करोगे, नोटिफाई द डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ। सबसे लास्ट का जो काम करोगे आप 5वें नंबर का, वो नोटिफाई द हेल्थ डिपार्टमेंट। तो पहला काम क्या किया, एयरबोर्न प्रिकॉशन लिया। दूसरा काम उसका एक्सरे करवाया, फिर उसका पीपीडी टेस्ट किया, फिर आपको स्पुटम कल्चर लिया उसका, और 5वां फिर उसका आपने क्या कर दिया दोस्तों, हेल्थ डिपार्टमेंट को क्या कर दिया दोस्तों, इन्फॉर्म कर दिया। तो इसके सीक्वेंस को आप भाई ऐसे कैसे लिख लो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आप खुद इस क्वेश्चन को लिखना कि ये सीक्वेंस, ये प्रायोरिटी काम करती है ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट अगर सस्पेक्टेड है तो, अगर ट्यूबरक्लोसिस का कोई भी पेशेंट सस्पेक्टेड है तो ये प्रायोरिटी काम करेगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, तो लिख लो, चलो लिखाई देता हूं, क्या अलग करना है इसमें भी लिखो। अगर किसी पेशेंट
कोई पेशेंट, अगर कोई पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस सस्पेक्टेड है, अगर कोई पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस सस्पेक्टेड है तो निम्न प्रायोरिटी पर कार्य करना चाहिए, तो पहला लिख लो एयरबोर्न प्रिकॉशन, आप क्या करोगे, एयरबोर्न प्रिकॉशन लोगे। सेकंड आप क्या करोगे, पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करोगे। थर्ड क्या करोगे, उसका पीपीडी करोगे। फोर्थ उसका क्या करोगे, स्पुटम लोगे, स्पुटम कल्चर लोगे, क्योंकि स्पुटम कल्चर में 2 दिन चाहिए, एक सैंपल आज लोगे फिर कल लोगे, तो इसलिए पीपीडी को पहले करेंगे ना। और 5वां क्या करोगे, आप हेल्थ डिपार्टमेंट को नोटिफाई करोगे, तो नोटिफाई द हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, ये इसका सीक्वेंस होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब हम हर क्वेश्चन हो गए आज के 2, नहीं हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 तो कोई बच्चा भी बता देगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया है कि इसके क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है कि ए नर्स असेस ए न्यूली एडमिटेड क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ द पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। भाई एक क्लाइंट है, डायग्नोसिस है उसका पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का, आपको क्या लगता है कि उसके अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? जल्दी से बताओ क्या देखने को मिलेंगे। एनोरेक्सिया, याद करवाता हूं, इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, लिथार्जी होगा, ठीक है। लिथार्जी के साथ में क्या होगा दोस्तों, वीकनेस होगी। वीकनेस के साथ क्या होगा दोस्तों, वेट लॉस होगा। लो भाई हो गया काम, 3 और 4 हो गए आपके क्लियर। इसके बाद में दोस्तों फीवर का याद रख लेना, तो फीवर याद रख लेना, साथ में चिल्स याद रख लेना एंड नाइट स्वेटिंग, इन तीनों को एक साथ याद रख लेना। नाइट स्वेटिंग याद रख लेना, एक कफ याद रख लेना, कफ के साथ ही ब्लड टिंग्ड कफ भी याद रख लेना। ब्लड टिंग्ड कफ या हीमोप्टाइसिस लिखा हुआ सकता है, अगर ये नहीं लिखा है तो हीमोप्टाइसिस लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इसके साथ में सीसी आ रहे हैं, देखो कफ है, ब्लड टिंग्ड कफ है तो सी पे और चेस्ट पेन भी याद रख लो। चेस्ट पेन नहीं आया तो प्रेशर लिखा हुआ आएगा, चेस्ट प्रेशर। वैसे पेन ज्यादा तेज नहीं होता तो डल चेस्ट पेन होता है इसके अंदर, ठीक है। आपको रिवाइज हो गए होंगे। आ जाओ, पहला दे रखा है फटीग, बिल्कुल सही है, फटीग देखने को मिलती है। अब ऐसे मत कह देना कि सर आपने तो फटीग नहीं बताया, आपने तो यहाँ पे लिथार्जी बता रखा है, तो बात वही है ना, कमजोरी हो रही है। तो फटीग देखने को मिलेगा, पॉलीफेजिया नहीं देखने को मिलेगा, हीमोप्टाइसिस देखने को मिलेगा, नाइट स्वेट देखने को मिलेगा, ब्लैक टंग नहीं देखने को मिलेगा। बस तो लिख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फटीग देखने को मिलेगा, हीमोप्टाइसिस देखने को मिलेगा और नाइट स्वेट देखने को मिलेगा। पॉलीफेजिया और ब्लैक टंग देखने को ट्यूबरक्लोसिस में नहीं मिलते हैं। तो लिखो ट्यूबरक्लोसिस में निम्न सिम्टम देखने को मिलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस में निम्न सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लिख लो तीनों, इधर फटीग, वैसे तो सारे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने अलग से बस छोटे नोट्स बना रहे हो, क्वेश्चनों के बना रहे हो तो ऐसे बना लो, और जो बिल्कुल डिटेल में लिखता है वो हर चीज लिख लो। थर्ड लिखो नाइट स्वेट, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारे सामने कि एक क्लाइंट हु इज टेकिंग रिफाम्पिसिन ले रहा है क्लाइंट, ऐसे मान लो, टेल्स द नर्स माई यूरिन लुक्स ऑरेंज, वो कहता है कि मेरा जो यूरिन है ना वो ऑरेंज कलर का लग रहा है, तो नर्स को उसे क्या बताना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जो ड्रग्स, 5 ड्रग्स इसके अंदर मेनली क्या की जाती है, यूज की जाती है। एक जो ड्रग है दोस्तों दैट इज INH, आइसोनियाजिड, ठीक है। इसके अलावा हम एक यूज करते हैं रिफाम्पिन या रिफाम्पिसिन, एक हम यूज करते हैं इसके अंदर पायरोजिनामाइड, जो माइड है वो यूज करते हैं, ठीक है। एक यूज करते हैं दोस्तों इसके अंदर इथेम्ब्यूटोल यूज करते हैं। वैसे आजकल हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि नेशनल जो ट्यूबरक्लोसिस
एलिमिनेशन जो प्रोग्राम है ना, उसके अंदर मेन इन 4 ड्रग को ही दिया गया है ना, कॉम्बिनेशन फॉर्म के अंदर। जो क्लास लूंगा उसमें और अच्छे से आपको समझाऊंगा, तो ये यूज करते हैं हम, ठीक है। रिफाम्पिसिन, आइसोजिनोविर, ये सब, तो ये थोड़ा सा आपको क्या रखना है, याद रखना। INH को जो टैबलेट उसको H के नाम से इंडिकेट करते हैं, ध्यान रखना। रिफाम्पिसिन को R के नाम से करते हैं, पायरोजिनामाइड को Z के नाम से करते हैं, इथेम्ब्यूटोल को E के नाम से करते हैं, और स्ट्रेप्टोमाइसिन को किस नाम से करते हैं दोस्तों, S के नाम से करते हैं, ठीक है। इथेम्ब्यूटोल जो है ना दोस्तों, इथेम्ब्यूटोल जो ड्रग है दैट इज, देखो 2 प्रकार की ड्रग होती हैं, एक होती है बैक्टीरियोस्टैटिक और एक होती है बैक्टीरियोसाइडल। एक होती है दोस्तों बैक्टीरियोस्टैटिक और एक होती है बैक्टीरियोसाइडल। जो बैक्टीरिया को खत्म करती है दैट इज बैक्टीरियोसाइडल, और जो बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकती है वो बैक्टीरियोस्टैटिक। तो इथेम्ब्यूटोल जो है ना दोस्तों, ये एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। यह क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। बाकी के जितने भी जो ड्रग है, ध्यान रख लेना, क्या है, बैक्टीरियोसाइडल है। बाकी के चारों क्या है, बैक्टीरियोसाइडल, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। एक आपको अब इन 3 ड्रग्स के आपको एडवर्स इफेक्ट क्या रखने हैं दोस्तों, याद रखने हैं। पहला है दोस्तों INH, आइसोनिजिड। आई मतलब याद रखना, याद रखने के लिए बता रहा हूं, इंजरी टू, N फॉर नर्व, ये फुल फॉर्म नहीं है इसकी, कहीं इसकी फुल फॉर्म सोचो, इंजरी टू नर्व, एंड H मतलब हो गया यहाँ पे हिपेटिक, हिपेट का मतलब लीवर। तो ये क्या कॉज करती है दोस्तों, एक तो पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज करती है, क्यों, इंजरी टू नर्व हो गई, और एक क्या कोज कर सकती है दोस्तों, आपको लीवर को इंजरी कोज कर सकती है, तो हिपेटाइटिस भी कोज कर सकती है, हिपेटाइटिस कोज कर सकती है ये ड्रग, और एक क्या कोज कर सकती है दोस्तों, इंजरी टू नर्व कोज कर सकती है, ठीक है। तो इसको आपको ये दोनों आप क्या रखनी पड़ेंगे दोस्तों, याद रखना पड़ेगा। इसलिए ही इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या देते हैं दोस्तों, विटामिन B6 देते हैं, पायरिडोक्सिन देते हैं, क्या देते हैं, पायरिडोक्सिन ड्रग देते हैं, ताकि नर्व की जो इंजरी है वो नहीं हो, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो इन दोनों से बनेगा, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट जो ड्रग आती है दोस्तों वो रिफाम्पिसिन। तो R है तो R फॉर याद रख लेना, रेड या फिर ऑरेंज यूरिन। जो यूरिन जो है ना दोस्तों वो कैसे कलर का होता है, लगभग रेड या ऑरेंज कलर का कैसे होता है दोस्तों, यूरिन होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक आप इसमें याद रख लेना इथेम्ब्यूटोल, तो इथेम्ब्यूटोल का याद रख लेना, E फॉर आई। तो दोस्तों आई से प्रॉब्लम या विजन प्रॉब्लम कोज करती है, ये आई या विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम कोज करती है, कौन, E फॉर इथेम्ब्यूटोल। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ना दोस्तों, ये ध्यान रख लेना, 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है। ये वेस्टिबुलोकोक्लियर जो नर्व है, 8th क्रेनियल जो नर्व है दोस्तों, उसको क्या करती है, ये डैमेज करती है। बस इतना याद रखो, आपको काम चल जाएगा अभी तो, है ना। तो INS मतलब इंजरी टू नर्व, एंड हिपेट मतलब लीवर, इंजरी टू नर्व एंड लीवर, ऐसे याद रहेगा। रिफाम्पिसिन में R है तो रेड एंड ऑरेंज यूरिन याद रहेगा। पायरोजिनामाइड में याद करने की जरूरत है नहीं। इथेम्ब्यूटोल में E फॉर आई मतलब विजन से रिलेटेड है। स्ट्रेप्टोमाइसिन में याद रखें ना, 8th क्रेनियल नर्व को अफेक्ट करती है। सारी ड्रग क्या है दोस्तों, बैक्टीरियोसाइडल है। इथेम्ब्यूटोल इज बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। इनको किस किस से इंडिकेट करते हैं वो है, और बाकी की और भी चीजें आपको मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब मैं एक इंपॉर्टेंट क्लास लाऊंगा उसमें, क्योंकि जब भी बहुत बड़ा है ये टॉपिक, है ना। अब देखो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड होता है एक्चुअली में। जो ऑरेंज जो यूरिन आना है ना इस ड्रग लेने के बाद में, क्या होता है दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड होता है, इसलिए कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए क्लाइंट को ये कहना चाहिए कि दिस इज एक्सपेक्टेड। इसके बाद कोई लीवर एंजाइम चेक करवाने की जरूरत नहीं होती है। यूरिन स्टोन, रीनल स्टोन के लिए करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं। ये लीवर एंजाइम, लीवर सिरोसिस इनसे रिलेटेड होगा। आस्क व्हाट फूड वर ईटन, फूड से भी कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये ध्यान रख लो कि अगर कोई पेशेंट अगर कोई मरीज रिफाम्पिसिन ले रहा है, रिफाम्पिन भी नहीं खवा सकता, ध्यान रखना, ठीक है। रिफाम्पिसिन ले रहा है तो यह तो ऑरेंज कलर यूरिन एक्सपेक्टेड है, बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये चीज क्या है दोस्तों, एक्सपेक्टेड है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। What must the nurse determine before discontinuing एयरबोर्न प्रिकॉशन। मैं फिर से बता देता हूं, एयरबोर्न प्रिकॉशन के अंदर N95 का मास्क का क्या करते हैं हम यूज करते हैं,
ठीक है। नेगेटिव प्रेशर जो रूम है वो रखते हैं। पेशेंट को ट्रांसफर करते समय पेशेंट को भी सर्जिकल जो मास्क है दोस्तों वो पहनाते हैं। 3 डिजीज याद रखनी है, मीजल्स याद रखनी है आपको, एक ट्यूबरक्लोसिस खुद याद रखनी है और एक आपको याद रखनी है वेरिसिला जोस्टर, ठीक है। 3 ऐसी डिजीज होती है दोस्तों जिनके अंदर एयरबोर्न प्रिकॉशन की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। अब इसमें ये देख रहे हैं भाई कब आपको नहीं जरूरत पड़ेगी, डिसकंटिन्यू कब कर दोगे आप। पहला दे रखा है दोस्तों इसके अंदर क्लाइंट नो लॉन्गर इज इन्फेक्टेड, कि भाई क्लाइंट क्या है, इन्फेक्टेड नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि क्लाइंट जो है वो इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स है वो शो करे, ठीक है। क्लाइंट इन्फेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है, हो सकता है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या हो दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो हमें भी क्या कोज कर सकते हैं, डिजीज कोज कर सकते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हम एयरबोर्न प्रिकॉशंस को बंद नहीं कर सकते। दूसरा दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट इज नेगेटिव, बिल्कुल गलत है। एक बार अगर किसी पेशेंट के अंदर अगर ट्यूबरकुलोसिस होने के कारण पॉजिटिव हो गया, क्योंकि उसने पहले से बता रखा है पेशेंट को था ट्यूबरकुलोसिस, तो वो नेगेटिव होता ही नहीं है, तो आपको नेगेटिव चेक करने की कोई जरूरत उसमें है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड है स्पुटम इज फ्री ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरिया। भाई सिंपल सी बात है, आपने जो स्पुटम है वो लिया, स्पुटम ने आपने चेक किया, आपको बैक्टीरिया दिखाई नहीं दिए। एसिड फास्ट बैक्टीरिया मतलब वही है आपके जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज ग्राम पॉजिटिव एसिड फास्ट बेसिलाई, ठीक है। एसिड फास्ट बेसिलाई रोड सेव होता है ये, और एसिड फास्ट होता है। जीन नेल्सन जो स्टेनिंग है वो इस पर हम कर सकते हैं। तो ये जरूर हमें बताएगा दोस्तों कि अब ये फ्री है, अब बैक्टीरिया नहीं है, तब उस समय हम क्या कर सकते हैं, एयरबोर्न प्रिकॉशन को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। क्लाइमेट टेम्परेचर हैज रिटर्न टू नॉर्मल। अरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर सिम्टम्स ही नहीं आते हैं, ठीक है। प्राइमरी इन्फेक्शन के अंदर सिम्टम्स नहीं आते हैं, कुछ दिन जैसे लेता तब नहीं आते हैं, ठीक है, ड्रग्स लेने से नहीं आते, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिम्टम्स आए, तो ये भी क्या है दोस्तों कम है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना भाई, एयरबोर्न प्रिकॉशन कब बंद करने चाहिए, जब उसका स्पुटम है वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया से क्या हो जाए, फ्री हो जाए। लिखो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में, इसके पेशेंट में एयरबोर्न प्रिकॉशंस को तब डिसकंटिन्यू करना चाहिए, तब डिसकंटिन्यू करना चाहिए जब स्पुटम फ्री फ्रॉम एसिड फास्ट बेसिलाई या बैक्टीरिया बेसिलाई हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो क्या है कि व्हाट इंटरवेंशन शुड द नर्स एंटिसिपेट, मतलब ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो दोस्तों नर्स क्या करेगी, अनुमान लगाएगी, विल बी ऑर्डर्ड फॉर ए क्लाइंट हु हैज ए लीक ऑफ द थोरेसिक डक्ट, ठीक है। लार्जेस्ट जो लिम्फेटिक जो डक्ट आती है ना दोस्तों, जो आपके लिम्फ को ले जाने का काम करती है, ठीक है, बॉडी की वेस्ट प्रोडक्ट में हेल्प करती है बाहर निकालने में, ठीक है। तो वो क्या है दोस्तों, आपकी थोरेसिक डक्ट है। उस क्लाइंट का क्या हुआ है दोस्तों, उसकी सर्जरी हुई है रेडिकल नेक सर्जरी, ठीक है। जैसे थ्रोट कैंसर है, लैरिंक्स का कैंसर है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, लैरिंक्स को रिमूव कर देंगे, आसपास की मसल्स उनको रिमूव कर देते हैं, आसपास के स्ट्रक्चर्स को रिमूव कर देते हैं, फिर यहाँ पर हम क्या बना देते हैं दोस्तों, एक स्टोमा बना देते हैं, एक ओपनिंग बना देते हैं। तो उस क्लाइंट में क्या हुआ है दोस्तों, उस क्लाइंट के अंदर रेडिकल नेक सर्जरी की, लेकिन उस क्लाइंट के अंदर क्या हुआ है, जो थोरेसिक जो डक्ट है ना दोस्तों, वो क्या करने लग गई, लीक करने लग गई। यहाँ से डक्ट जा रही है जो कि लिम्फ को ले जाने का काम करती है, वो थोरेसिक डक्ट क्या होने लग गई दोस्तों, वो लीक होने लग गई। अब आपको बस वो सब काम करने हैं कि जिसके कारण जो लिम्फ है ना दोस्तों, उसका प्रोडक्शन थोड़ा सा क्या हो दोस्तों, कम हो। तो वो सब चीजें आप इसमें क्या करोगे, अप्लाई करोगे। इस मतलब बहुत टफ क्वेश्चन है, देखा जाए तो ये ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर हमारे आते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि पूछा है तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे रेडिकल नेक सर्जरी है दोस्तों, उसके बाद इंजरी होने के कारण मान लो थोरेसिक जो डक्ट है वो क्या करने लग जाए, लीक करने लग जाए, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या क्या चीजें करोगे। पहला है बेड रेस्ट टू कंजर्व एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। पहली बात क्या है दोस्तों कि ऐसे क्लाइंट जो एक्टिविटी ज्यादा करते हैं तो ज्यादा लिम्फ का सीक्रेशन होने लग जाएगा, ज्यादा लिम्फ बनेगा तो ज्यादा लीक होगा वो, ठीक है। तो इसके कारण हम क्लाइंट को केस की सलाह देते हैं दोस्तों, बेड रेस्ट की क्या देते हैं, सलाह देते हैं। इसके अलावा इसमें ट्यूब भी डाली जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। चेस्ट ट्यूब भी डाली जाती है ताकि जो फ्लूइड है वो क्या हो दोस्तों, ड्रेन हो, अंदर इन्फेक्शन कोज नहीं कर दे वो खुद, ठीक है। तो उसके लिए चेस्ट ट्यूब भी क्या की जाती है दोस्तों, इंसर्ट की जाती है। हाई फैट डाइट टू प्रोवाइड कैलोरीज, बिल्कुल गलत है। अगर आप ज्यादा फैट दोगे तो ज्यादा मात्रा में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। रेक्टल ट्यूब टू प्रिवेंट डिस्टेंशन, रेक्टल ट्यूब का कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। ये कह रहा है कि मुझे क्यों इन्वॉल्व किया भाई, मुझे क्या ऑप्शन में डालना ही था तुम्हें, तो ये भी बिल्कुल गलत है। इस बेचारे का तो कोई लेना देना नहीं है।
और टीपीएन भी देते हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि ज्यादा मात्रा में प्रोटीन जाए, रीजनरेशन जल्दी हो, न्यूट्रिशन जल्दी मिले, डिजीज कंडीशन कम हो, क्योंकि इम्यूनिटी भी तो इंटरफेयर होगा ना, जब लिम्फ पे इंटरफेयर हो रहा है कुछ भी, ठीक है, तो उससे क्या होगा दोस्तों, इम्यूनिटी में भी होगा। तो आप टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं ऐसे क्लाइंट को हम, ठीक है, टीपीएन देते हैं हम, तो उससे क्या होगा, उसको न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में मिलेगा, तो हीलिंग जल्दी होगी किसी भी चीज की, इसकी इम्यूनिटी क्या होगी दोस्तों, बूस्ट होगी, इम्यून डिफेंस क्या होगा उसका, बूस्ट होगा, तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन भी दिया जाता है। तो इसके जो ऑप्शन होंगे दोस्तों वो होंगे आपके बेड रेस्ट टू कंजर्व एनर्जी, चेस्ट ट्यूब टू ड्रेन द फ्लूइड एंड टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन टू बूस्ट द इम्यून डिफेंस। पिछले वाले मैंने लिखा दिया था नहीं, ठीक है, तो इसमें लिख लो, लिखो, अगर रेडिकल नेक सर्जरी के बाद, रेडिकल नेक सर्जरी के बाद, रेडिकल नेक सर्जरी के बाद थोरेसिक डक्ट लीकेज हो जाए, थोरेसिक डक्ट लीकेज हो जाए तो निम्न इंटरवेंशन करने चाहिए, निम्न इंटरवेंशन करने चाहिए, निम्न इंटरवेंशन करने चाहिए। देखो पहला, दूसरा और तीसरा। पहला लिख लो, बस सिंपल लिख लो, बेड रेस्ट, और कुछ ज्यादा मत लिखो, चेस्ट ट्यूब, बेड रेस्ट देंगे, चेस्ट क्या लगाएंगे, ट्यूब लगाएंगे, तो ताकि जो ड्रेनेज है वो बाहर निकले, और टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। बस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, ये हो गया छठवां, तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, देखो, एक क्लाइंट हैज ए लैरिंजेक्टोमी, ठीक है, एंड रेडिकल नेक डिसेक्शन, मतलब आसपास के स्ट्रक्चर सबको भी वो किया गया और लैरिंजेक्टोमी किया गया फॉर कैंसर ऑफ द लैरिंक्स। 2 ट्यूब्स फ्रॉम द एरिया ऑफ द इंसिजन आर कनेक्टेड टू द पोर्टेबल वुंड ड्रेनेज सिस्टम, मतलब यहां से मान लो कोई भी सिक्रेशंस हो, उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, 2 ट्यूब हमने निकाली और उसको ड्रेनेज सिस्टम में हमने डाल दिया कि भाई जो भी चीजें हैं वो ड्रेनेज बाहर हो जाए, ठीक है। इसके बाद क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ द नेक रिवेल्स मॉडरेट एडिमा। लेकिन दोस्तों सबसे बुरी बात क्या हो गई यहाँ पे कि अभी भी जो क्लाइंट है ना दोस्तों, उसको क्या है, एडिमा है। हमने नेक को देखा तो यहाँ पर हमने क्या देखने को मिली, हमें मॉडरेट एडिमा देखने को मिली। हमने चेक किया कि भाई ड्रेनेज सिस्टम सही से काम कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर ड्रेनेज सिस्टम सही से काम नहीं कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो ड्रेनेज है वो क्या होगा, कलेक्ट होगा। लेकिन हमने देखा कि ड्रेनेज सिस्टम में भी सही काम कर रहे हैं वो, ठीक है, उनमें भी ड्रेनेज आ रहा है, फिर भी क्लाइंट को क्या हो रहा है दोस्तों, एडिमा हो रहा है। तो फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स असेस द क्लाइंट, तो क्लाइंट को कौन से क्लिनिकल इंडिकेटर देखोगे आप, ऐसी कंडीशन में आपको एडिमा दिखाई दे तो अब क्या करोगे दोस्तों। तो देखो एडिमा जो होने के कारण क्या होगा भाई, एयरवे क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होगा, एयरवे के ऑब्स्ट्रक्ट होने के कारण आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होगी, उसके कारण हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो ब्रेन है उसको थोड़ी मात्रा में कम ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो उसके कारण जो क्लाइंट है ना दोस्तों, उसको क्या देखने को मिलेगा, आपको रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, आपको रेस्टलेसनेस देखने को मिल सकता है, या फिर कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, मेंटल कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, या रेस्टलेसनेस। तो ये चीजें जो हैं, रेस्टलेसनेस और कंफ्यूजन, ये बताएंगे कि भाई ऑक्सीजन की क्या हो रही है दोस्तों, आपके कमी हो रही है, ठीक है। इसलिए ऐसे क्लाइंट की तरफ क्या चेक करोगे, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग रेस्टलेसनेस क्या करोगे दोस्तों, आप ऑब्जर्व करोगे, ताकि ये सेरिब्रल हाइपोक्सिया का सिम्टम है, दिस इज द सिम्टम ऑफ द सेरिब्रल हाइपोक्सिया, जो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है, दैट ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्रैकल्स जो है ना दोस्तों, ये देखो यहां पर प्रॉब्लम है, अपर एयरवे में प्रॉब्लम है, क्रैकल्स जो सुनाई देते हैं वो लोअर एयरवे से रिलेटेड होता है, तो यहां पर क्रैकल्स का कोई लेना देना नहीं है। गैग रिफ्लेक्स का लॉस होने का भी कोई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन से। क्लाउडी वुंडेड ड्रेनेज, देखो अभी क्लाइंट की ये सर्जरी हुई है दोस्तों, तो अभी ये जो वुंडेड ड्रेनेज क्लाउडी जो आएगा ना, ये शो करेगा इन्फेक्शन को, और इन्फेक्शन होने में थोड़ा सा क्या लगता है दोस्तों, टाइम लगता है। अभी सर्जरी हुई है क्लाइंट की, तो अभी इसको ये चीजें नहीं हो पाएंगी, क्लाउडी वुंडेड ड्रेनेज देखने को मिले तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों, हमें सेरिब्रल हाइपोक्सिया के साइन चेक करने हैं, जिसमें हम मेंटल कंफ्यूजन और रेस्टलेसनेस को क्या करेंगे दोस्तों, असेस करेंगे। तो लिख लो, लिखो इसको ऐसे कैसे लिखाऊंगा मैं, देखो अगर लैरिंजेक्टोमी के बाद, लैरिंजेक्टोमी एंड रेडिकल नेक डिसेक्शन, लैरिंजेक्टोमी में तो सिर्फ जो वोकल कॉर्ड है उन्हीं को रिमूव करते हैं और आसपास के सभी स्ट्रक्चर को कर रहे हैं, तो ये रेडिकल नेक डिसेक्शन कहलाता है ना। रेडिकल नेक डिसेक्शन के बाद
बाद क्लाइंट में एडिमा दिखाई देती है, एडिमा दिखाई देती है, तो नर्स को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड सेरिब्रल हाइपोक्सिया की साइन देखनी चाहिए। सेरिब्रल हाइपोक्सिया के साइन ऑब्जर्व करने चाहिए। एग्जाम्पल लिख लो, रेस्टलेसनेस एंड मेंटल कंफ्यूजन। ठीक है, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों हमारे सामने? क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट हु जस्ट हैड ए टोटल लैरिंजेक्टोमी। एक क्लाइंट के, देखो ऑप्शन देखना है अभी आपको, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा यहाँ पे तो, है ना, ऑप्शन देखोगे तब समझ में आएगा। भाई एक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लैरिंजेक्टोमी सब ये, ठीक है, लैरिंजियल जो कैंसर है वहां पर मैंने आपको लैरिंजेक्टोमी के बारे में पढ़ाया हुआ, तो बच्चों ये मत सोचना कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। What should the nurse include in the plan of care for a client who just had a laryngectomy? भाई क्या चीज करनी चाहिए लैरिंजेक्टोमी के बाद में? इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू विस्पर, ठीक है, विस्पर करना चाहिए। तो जब विस्पर करने की कोशिश करता है तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो क्लाइंट है ना उसको यहाँ पर प्रेशर फील होता है, और प्रेशर के कारण यहाँ से क्या होता है, पेन होता है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ये नहीं करना चाहिए। रिमूविंग द आउटर ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, मैंने आपको कहा था कि यहाँ से जो स्ट्रक्चर्स उनको रिमूव करने के बाद एक ओपनिंग बना दी जाती है, उसमें जैसे ट्रैकियोस्टोमी बना दी गई, तो ट्रैकियोस्टोमी के अंदर दोस्तों ध्यान रखना, जो आउटर ट्रैकियोस्टोमी जो ट्यूब है ना उसको कभी भी रिमूव नहीं किया जाता, इनर वाली को रिमूव किया जाता है, ठीक है, उसको ही क्लीन किया जाता है, अगर डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दिया जाता है और फिर वापस से चेंज किया जाता है। लेकिन जो आउटर वाली है दोस्तों उसको नहीं हटाया जाता, अगर उसको हटा दिया जाएगा तो स्टोमा के क्लोज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसको बाहर निकाल दिया, पूरा ओपनिंग बन गई, तो स्टोमा के क्लोज होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। तो आउटर वाले को कभी भी रिमूव नहीं किया जाता, तो ये भी क्या दे रखा है दोस्तों, गलत दे रखा है। थर्ड दे रखा है प्लेसिंग द क्लाइंट इन ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ऑर्थोपेनिक जो पोजीशन है दोस्तों उसमें भी क्लाइंट क्या करता है कि जो नेक है ना उसको बेंड करता है बैठते समय, ठीक है, जैसे ऐसे बैठा और उसने आगे क्या लिया, स्टूल है या फिर एक टेबल है, सॉरी टेबल के ऊपर उसने हाथ रखी, तो बैंड होने के चांसेस रहते हैं, तो उससे भी यहाँ पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो ये भी क्या है दोस्तों आपका गलत है। तो सक्शनिंग द ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब व्हेनेवर नेसेसरी, बस इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन यही है दोस्तों कि आपको ऑब्स्ट्रक्शन को रोकना है, और अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन को रोकना है ना दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या काम करोगे, जब ट्रैकियोस्टोमी जो ट्यूब है उसको जब भी जरूरत हो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसको सक्शन करना पड़ेगा। तो इन चार ऑप्शनों के अंदर हमें राइट जो ऑप्शन जो मिला है दोस्तों वो यही मिला है। लिख लो इसे, लिखो लैरिंजेक्टोमी के बाद लैरिंजेक्टोमी के बाद ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को जब भी जरूरत हो तब ही सक्शन करना चाहिए, जब जरूरत हो तभी सक्शन करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है, Which nursing action is important when suctioning the secretions of a client with a tracheostomy? आप ट्रैकियोस्टोमी से किसी, मैंने सक्शनिंग भी आपको पढ़ा दिया, ठीक है, पूरा सक्शनिंग जो है दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब ट्रैकियोस्टोमी से आप किसी का क्या कर रहे हो दोस्तों, सक्शन कर रहे हो, तो आप क्या नर्सिंग जो एक्शन है दोस्तों वो आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 4 दे रखे हैं। पहला क्या दे रखा है कि यूज ए न्यू स्टेराइल कैथेटर विद ईच इंसर्शन, कि जैसे आप मतलब इंसर्ट किया फिर बाहर निकाला, फिर इंसर्ट किया फिर निकाला, तो हर बार सक्शन जो कैथेटर है ना उसको नया यूज करो। सक्शन कैथेटर भी पढ़ा दिए मैंने आपको पिछली क्लासेज में, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि न्यू स्टेराइल कैथेटर का क्या करोगे आप, यूज करोगे हर इंसर्शन में। भाई हर इंसर्शन के अंदर स्टेराइल जो कैथेटर उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ,
हर टाइम जब आप सक्शनिंग करो, जैसे एक सक्शनिंग का टाइम खत्म हो गया, अगली बार फिर से सक्शनिंग कर रहे हो, तब आप सक्शन कैथेटर नया यूज करोगे। लेकिन ऐसे नहीं कि आपने एक बार बाहर निकाला, दोबारा अंदर डाल रहे हो तो नया ही सक्शन कैथेटर लगाओगे, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो न्यू स्टेरल कैथेटर विद इच इंसर्शन हम कभी भी यूज नहीं करते। सेकंड रखा है इनिशिएट सक्शन एज द कैथेटर इज बीइंग विथड्रॉ। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सक्शनिंग हम तभी करते हैं जब हम कैथेटर को क्या करते हैं दोस्तों, बाहर निकालते हैं। तो विथड्रॉ करते समय हमें क्या लगाना है दोस्तों, सक्शनिंग का जो प्रेशर है वो लगाना है। कभी भी अंदर डालते समय नहीं लगाते हैं हम, बाहर निकालते समय हमेशा सक्शन का क्या लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। बाकी के दो गलत क्यों हैं वो देखते हैं। इंसर्ट द कैथेटर अंटिल द कप रिफ्लेक्स इज स्टिमुलेटेड, कि जब तक इंसर्ट करते रहो दोस्तों जब तक कि कप रिफ्लेक्स स्टिमुलेटेड नहीं। अगर आपने ये कर दिया तो उसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों, इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं, तो ये भी गलत है। और फोर्थ के देखिए रिमूव द इनर कैनुला बिफोर इंसर्टिंग द सक्शन कैथेटर, कि भाई इनर कैनुला जो आता है दोस्तों, जैसे आउटर है और इनर जो कैनुला है उसको आप क्या करो, इसमें इनर कैनुला रिमूव करो, ये बात सही है। लेकिन सक्शनिंग के दौरान ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सक्शनिंग के दौरान ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब आप ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब केयर देते हो ना, उस समय हम इनर जो कैनुला है उसको क्या करते हैं, बाहर रिमूव करते हैं। डिस्पोजेबल है तो फेंक देते हैं, ठीक है, डिस्पोजेबल तो फेंक देते हैं, और अगर उसको क्लीन करना होता तो फिर क्लीन करके लगाते हैं, ठीक है। नॉन डिस्पोजेबल है तो उसको क्लीन करके डालते हैं। तो यहाँ पर इसलिए कह रहा है कि भाई उसको सक्शनिंग के दौरान हम इनर जो कैनुला उसको रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी क्या है, गलत है। लिख लो, सक्शनिंग करते समय प्रेशर, लिखो सक्शनिंग करते समय नेगेटिव प्रेशर कैथेटर को विड्रॉ करते समय अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। जिस बच्चे ने पहले की क्लासेस नहीं देखी है, एक बार प्लीज जाके देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम की। बस ऐसे मत कह देना सर आपने ये चीजें नहीं बताई, ये नहीं बताई, मैंने हर चीज बता रखी है, लेकिन पहली क्लास देखो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है। तो इसके बाद आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, कि एक क्लाइंट जस्ट हैड ए थोरासेंटेसिस, ठीक है। एक क्लाइंट है दोस्तों, मैं बाद में करवाऊंगा, मैं अभी भी करवा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे आज हमने ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड सिम्टम पढ़े हैं, तो पहले मैं आपको ट्यूबरक्लोसिस के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो करवा देता हूं। ये क्वेश्चन है देखो, ठीक है, आगे मिल जाएगा आपको ये। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे अगले 10 क्वेश्चन में मैं इंक्लूड कर लूंगा उसको। थोरासेंटेसिस के बारे में वैसे मैं जैसे चेस्ट ट्यूब जो ड्रेनेज सिस्टम बताया लगभग वही है, थोड़ा सा उसमें अंतर आएगा, वो मैं समझा दूंगा। द नर्स शुड रेफर ए क्लाइंट टू पल्मोनरी क्लिनिक फॉर सस्पेक्टेड ट्यूबरक्लोसिस। एक नर्स है दोस्तों, वो एक क्लाइंट को रेफर करती है किस चीज के लिए, सस्पेक्टेड ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो आपको इनमें से कौन कौन से सिम्टम्स हैं दोस्तों जो ऐसे दिखाई देते हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस में देखने को मिलते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस में कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं, मेरे को लग रहा है आपको रट गए होंगे। एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, फटीग या फिर लिथार्जी लिखा हुआ सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगी और वेट लॉस देखने को मिलेगा। फीवर से रिलेटेड 3 है, फीवर है, चिल्स है और नाइट स्वेटिंग देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, कफिंग देखने को मिलेगा, ब्लड टिंग्ड कफ या हीमोप्टाइसिस देखने को मिलता है। चेस्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हैवीनेस देखने को मिल सकती है, प्रेशर देखने को मिल सकता है, या डल चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली में दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो चेस्ट पेन होना चाहिए था, हीमोप्टाइसिस होना चाहिए था, या नाइट स्वेट होना चाहिए था, ठीक है। बायलैटरल क्रैकल्स यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन इन्होंने 2 ही माने हैं, ध्यान रखना, सॉरी, नाइट स्वेट माना है और हीमोप्टाइसिस माना है। उन्होंने ये कहा है कि भाई चेस्ट पेन है, स्पेसिफिक नहीं है, बट ये चीज गलत है। एक्चुअली में स्पेसिफिक तो है ना, हीमोप्टाइसिस भी नहीं है कि सिर्फ हीमोप्टाइसिस टीबी में देखने को मिले, या फिर नाइट स्वेट भी सिर्फ टीबी में देखने को मिले, तो ये गलत है। बट उन्होंने कहा है कि भाई चेस्ट पेन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता है ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड, लेकिन दोस्तों एक्चुअली में चेस्ट पेन ट्यूबरक्लोसिस के अंदर होता है, डल चेस्ट पेन देखने को मिलता है। तो लेकिन अब जैसे इसको पढ़ रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम इनको इन 2 को मानोगे, लेकिन मैं अगर होता तो इन तीनों को सही आंसर मानता। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हीमोप्टाइसिस और क्या हो जाएगा, नाइट स्वेट हो जाएगा। तो लिख लो, ट्यूबरक्लोसिस में हीमोप्टाइसिस एंड नाइट स्वेटिंग देखने को मिलती है। ठीक है,
एक बार मैं सबको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। तो तीनों चीज देखने को मिलती है वैसे तो, लेकिन अब इन्होंने दो माने देख लेते हैं, हेमोप्टाइसिस और नाइट स्वेट। मेरे अकॉर्डिंग चेस्ट पेन आंसर आएगा इसका, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि सक्शन जो प्रेशर है जब भी आप लगाओ तो कब लगाओगे, जब बाहर निकालते हैं उस समय हम अप्लाई करते हैं, अंदर डालते समय अप्लाई नहीं करेंगे कभी भी। इसके अलावा दोस्तों जब भी किसी क्लाइंट के अंदर आपने लैरिंजेक्टोमी हुआ है तो उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि उसकी जो ट्रैकेस्टोमी जो ट्यूब है दोस्तों उसको आप क्या करते रहोगे, सेक्शन करते रहोगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जो क्लाइंट है उसके अंदर एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन है उसको आपको देखना हो, सेरेब्रल हाइपोक्सिया का साइन देखने को मिलना है तो रेस्टलेसनेस देखते हैं। क्या देखते हैं, रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कोई क्लाइंट है दोस्तों उसको क्या क्या चीजें ऑर्डर किए जाएंगे अगर किसी क्लाइंट का थोरेसिक जो डक्ट है वो लीकेज होने लग जाए रेडिकल नेक सर्जरी के बाद में, तो उसके अंदर हम देखेंगे बेड रेस्ट देखते हैं, टीपीएन देख करते हैं और चेस्ट ट्यूब अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि भाई क्लाइंट को कब आप मानोगे कि एयरबोर्न जो पेशेंट जो है दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस का है तो कब आपको जो एयरबोर्न प्रिकॉशन से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो स्पूटम जब एसिड फास्ट बैक्टीरिया से फ्री हो जाएगा तब नहीं लेते हैं हम इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों अगर रिफाम्पिन या रिफाम्पिसिन ले रहे हो तो रेड या ऑरेंज जो यूरिन है दोस्तों वो क्या होता है, एक्सपेक्टेड होता है। साइन क्या क्या देखने को मिलते हैं, फटीग, हेमोप्टाइसिस और नाइट स्वेट देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में भाई आपके पास 5 ऑप्शन है तो कैसे किस किस को अप्लाई करोगे, तो पहला काम आप एयरबोर्न प्रिकॉशन लोगे, फिर चेस्ट एक्सरे करवाओगे, फिर पीपीडी स्पूटम स्पेसिमेन और फिर एससीपी को क्या करोगे आप नोटिफाई करोगे। एक दोस्तों एक्सरे में क्या देखने को मिलता है भाई, कैविटीज देखने को मिलती है जिसकी किसके कारण, चीज लाइक नेक्रोसिस के नाम या कैसियस जो नेक्रोसिस है उसके कारण क्या बन जाती है, कैविटीज बन जाती हैं, ठीक है। वो एक्सरे के अंदर क्या होता है दोस्तों आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। जल्दी हमारी बस 2 क्लासेज और होंगी, उनके अंदर फिर मैं आपको जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा खत्म हो जाएगा। मेरे को एक बार कमेंट करके और बताओ जो जो बच्चे नहीं लिख पाए हैं कि नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हो हम क्या पढ़े। देखो MSN लगभग आपका खत्म हो चुका है, कार्डियक सिस्टम जो है वो बच रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कार्डियक सिस्टम बहुत बड़ा है दोस्तों, ठीक है। मैं आज कार्डियक सिस्टम खत्म करूंगा ना तो उसके अंदर ऐसे मान लो कि इतने सारे क्वेश्चन हैं कि अपने को 40 क्लासेज लग जाएंगी कम से कम, 30 से 35 क्लास तो आप मान ही लो। तो मैं चाहता हूँ इतने में हम 1-2 सब्जेक्ट को खत्म करें ना। आप ऐसे सोचो कि एक पूरा सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, वहाँ सिर्फ एक क्या हो रहा है, एक सिस्टम खत्म हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूँ कि पहले आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो तो आप अपने कमेंट करो। मेन इसके अंदर यही बच रहा है, देखो कुछ क्वेश्चन इसमें जोड़ रखे हैं लेकिन वो फार्माकोलॉजी के हैं, जैसे ड्रग रिलेटेड से, तो वो शायद मैं अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है उनको, या आप लोग कहोगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ड्रग रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं वो पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्टियस डिजीज हैं जो कि कम्युनिटी से रिलेटेड है, आप कहोगे तो वो भी हम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास पीडियाट्रिक है, एक फंडामेंटल। तो जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है वो मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, और सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।